आज हम मंगलेश डबराल पे जो बातचीत कर रहे हैं उसका शीर्षक इस तरह है कि मंगलेश डबराल हमारे समय में बड़ा कवि। अभी हाल में 9 दिसंबर 2020 को आकस्मिक रूप से हमारे प्रिय कवि मंगलेश डबराल जी का निधन हुआ। और सच्ची बात तो यह है कि हम साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए सारे लोग बिल्कुल सदमे में आ गए। और क्योंकि हमें मालूम है कि मंगलेश डबराल जी हमारे बीच में बहुत सक्रिय रूप से सृजन में रत हैं। और जी हाँ, बीच में थोड़ा व्यवधान आ गया था। मैं अपनी बात आगे जारी रखता हूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मंगलेश डबराल जी के आकस्मिक निधन से हम लोग सदमे में आ गए, क्योंकि वो कवि और पत्रकार तो थे ही, वो एक एक्टिविस्ट के बीच में हमारे बीच में काम कर रहे थे और उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। और मेरा तो अपना निजी ख्याल है कि वो इस समय ऐसी स्थिति में थे कि वो बहुत सारा काम करना चाहते थे और कर रहे थे इस बीच में। तो आज मैं मंगलेश डबराल जी की स्मृति में उनको बहुत याद करता हूँ और हम सभी मित्र उनको इस मौके पर बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, बहुत आदर से याद करते हैं और उनके बारे में हम लोग जो है बातचीत करेंगे। जब मंगलेश जी के निधन का समाचार आया तो पहला प्रभाव तो ये था कि हम लोग जो है बिल्कुल स्तब्ध रह गए और कुछ सूझ नहीं रहा था कि उनके बारे में हम क्या बात करें। एक किस्म से हम लोग गुमसुमी हो गए थे। नमस्कार किरण अग्रवाल जी, मीनू जोशी जी, नवीन कुमार नैथानी जी, अजारा प्रवीण जी। तो मैं अपनी बात आगे जारी रखता हूँ। तो मंगलेश जी पे बात करने से पहले मैं कुछ कविताओं के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आखिर हम कविता को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तो मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि कवि होना कोई समाज में विशिष्ट नहीं माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जित हम लोग मानते हैं कवि जो है बहुत भावुक होते हैं कविता को लेकर, लेकिन मैं सोचता हूँ, नमस्कार चंद्रनाथ मिश्र जी, जैसे कि मैं मानता हूँ कि कवि को माना जाता है कि वो बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कवि नहीं, समाज के विभिन्न लोग जो है वो इतने ही संवेदनशील होते हैं, वो भी चीज़ों को इसी तरह अनुभव करते हैं। सिर्फ कवि ने एक जिम्मेदारी ली है कि वो उसको अभिव्यक्ति देगा, उसको लिखेगा, उसका सृजन करेगा। तो मंगलेश जी की लेके जब हम कविताओं में बात कर रहे हैं तो कविताओं का महत्व जो है वो हमें जानना चाहिए। और प्राय मैं देखता हूँ कि कविताओं को लेके बहुत सारे कवि बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। मैं सोचता हूँ इसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि कविता बहुत भावुक करने वाली चीज़ है और हमें हमेशा भावुकता में जीना है। कविता से मेरी समझ तो ये बनती है कि कविता का मतलब है कि यथार्थ से लगातार मुठभेड़ करना, लगातार उसकी पड़ताल करना और अपने समाज के बीच में अवस्थित होकर अपने नागरिकों, अपने सहकर्मियों से के साथ पूरे समाज की था लेना, जितनी विसंगति हैं उनको ठीक से पहचानना और उसके विरुद्ध जो है संघर्ष करना, ये कवि का एक दायित्व होता है। ये मुझे अभी याद आ रहा है कि असद जैदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही मंगलेश जी के बारे में कि वे अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभा रहे थे, मंगलेश जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कविता लिखना जो है सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है, आनंद लेने की बात नहीं है। कविता का मतलब ही यही है कि हम लोग अपने समय की पड़ताल करें और उससे जूझें। विनीता शर्मा जी, आपको नमस्कार। और कविता मूलतः जो है ये कोई कला का मामला भी नहीं है, मूलतः एक राजनीतिक कर्म है। कविता लिखना एक सामाजिक राजनीतिक कर्म है और इसी आलोक में हम मंगलेश की कविता को देखते हैं और अपनी बातचीत में इसी आधार पे
हम उन कविताओं के बारे में और उनके काव्य व्यक्तित्व के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि कविता लिखना, ये तो माना जाता है कि भाई ये निजी प्रयास है कवि का, और ये एकांतिक विधा है, अकेले बैठ के कवि लिख रहा है। लेकिन मैं इसे थोड़ा नाइत्तफाकी भी रखता हूँ। ये मूलतः एक सामाजिक काम है। जब हम कविता लिख रहे होते हैं या कविता पढ़ रहे होते हैं तो वो एकांतिक नहीं होती प्रक्रिया, न लिखने की और न पढ़ने की। हम बहुत बड़े समूह से, बहुत बड़े समाज से, पूरी दुनिया से उस समय जुड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये ऐसी निजी साधना नहीं है कविता लिखना, जैसे कि शायद संगीत हो सकती हो। नमस्कार रायन प्रसाद जी, अरुण कुमार अस्पल जी, आपका स्वागत है। मंगलेश जी पे बात करते हैं तो 8वें और 90वें दशक से हम उनको सक्रिय होते देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। और जब मैं मंगलेश जी की कविताओं पे बात करता हूँ तो मैं उनको अकेले नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि वो एक समूह के साथ आए थे, समूह के साथ भी आए थे, अपने बहुत सारे साथी कवियों के साथ में आए थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे। आलोक धनवा थे, वीरेंद्र नंगवाल थे, ज्ञानेंद्र पति थे, वेणुगोपाल थे, राजेश जोशी थे, इस तरह वो एक, और पंकज सिंह थे। तो ये एक पूरे समूह एक साथ काम कर रहे थे। और मैं सोचता हूँ, जो मैं बात कह रहा था कि वो एकांतिक विधा नहीं है, वो इन अर्थों में भी महत्वपूर्ण है कि वो जब अपने रचना कर्म में लगे थे तो लगातार अपने साथियों के साथ और देश में चल रहे जो आंदोलन हैं उनके साथ जुड़ के वो अपने लेखन में उद्यत हुए और उसमें लगातार व्यस्त रहे। तो ये इतनी अकेले में की जाने वाली साधना नहीं है कविता। और इसके साथ ये भी रेखांकित करना जरूरी है कि जब मंगलेश जी कविता लिखते हैं तो वो एक पूर्व परंपराओं से भी जोड़ के उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये माना भी जाता है कि मंगलेश जी की कविताओं पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव वो शमशेर का रहा है, निराला का रहा है, और उससे भी पीछे जाए तो पूर्ववर्ती कवियों का भी रहा है। और शायद मध्य युग के जो भक्ति कवि थे उनका प्रभाव भी उन पे जरूर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मंगलेश जी की कविताओं में एक खूबी ये भी थी कि वो समाज के भिन्न चीज़ों से जुड़े हुए थे। और जुड़े तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन भिन्न चीज़ों से लगातार सतत संवादरत रहते थे। और जिसमें मैं मानता हूँ कि वो संगीत से भी बहुत गहराई से जुड़े थे, वो लोकगीतों से जुड़े थे, उनपे फिल्म का प्रभाव भी बहुत था, संगीत का था, रंगमंच का था। इन सब चीज़ों के प्रभाव के बीच में मंगलेश की कविता जो विकसित होते हुए हम देखते हैं। और उनकी कविताओं पे अगर हम आगे बात करें तो किस आलोक में देखना चाहिए कविताओं को, कैसे नापना चाहिए, और उसके कैसे समझें कि वो कितने बड़े कवि थे या उनकी कविता का महत्व क्या था। तो मेरी ये समझ बनती है कि मंगलेश जी ने जो समाज में बहुत आगे बढ़ने के लिए जो प्रगतिशील परंपरा है, उसका मुख्य तत्व ये है कि डेमो ऑफ सोसाइटी, हमारा समाज कितना लोकतांत्रिकरण जो है वो करता है। और लोकतंत्र का मतलब यहाँ पे एक खाली नागरिक व्यवस्था से नहीं है। मेरा मतलब लोकतंत्र का मतलब ये है कि हमारा समाज का जो, जिसको हम लोग संस्कृति कहते हैं और जिसके लोग बहुत गलत तरह से संस्कृति की व्याख्या करते हैं, उस संस्कृति का, उस लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने जीवन में लोकतंत्र, तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि जो मंगलेश जी की कविता है वो लगातार लोकतंत्र की जगहों की तलाश करती रहती है, नए नए कोने जो है वो लोकतंत्र के ढूंढती है, और वो उन सारी जगहों पे नज़र रखती है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक जीवन में ही नहीं, सामाजिक जीवन में ही जहाँ जहाँ कम है उसकी वो शिनाख्त करते रहते हैं। और मंगलेश जी की कविता के साथ एक खास बात है
कि उसको जब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है उसमें काफ़ी करुणा और दया है। और ऐसी कविता के साथ एक बहुत खतरा क्या होता है कि वो एक अर्थहीन करुणा और दया में विगलित हो सकती है। और ऐसा हम होते हुए देखते भी हैं कि अत्यधिक करुणा जो है वो मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। तो जो मंगलेश जी की सॉफ्ट सी लगने हुए कविताएं हैं, ऐसा लगता है कि बहुत कोमल स्वर में बात कर रहे हैं, लेकिन दो तीन पंक्ति आगे पढ़ने पर है कि मंगलेश जी जो है वो एक पक्षीय करुणा के कवि नहीं है। वो लगातार अपने प्रतिपक्ष जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, वे सारी प्रवृत्तियां जो समाज विरोधी हैं, वो उनसे लगातार जिरह कर रहे हैं, उनसे विरोध कर रहे हैं। और इसी संघर्ष से उनकी कविता जो है मंगलेश जी की बनती है। और मंगलेश जी की कविताओं में ये चीज़ें लगातार हम देखते हैं कि वो जो एक आम मनुष्य है, जो समाज का दमित मनुष्य है, वो उसको अपने साथ लेके चलते हैं और लगातार उन शक्तियों की पड़ताल करते चलते हैं कि जो शोषण को जन्म देती हैं, और वो शोषक की शिनाख्त भी करते हैं और उसके प्रतिरोध के लिए एक मंच भी तैयार करते रहते हैं। और ये बात तो सही है कि मंगलेश जी की कविता कोई क्रांति का आह्वान नहीं करती है। उनमें ऐसा विद्रोह नहीं दिखेगा जैसे कि गोरख पांडे में दिखेगा, या शायद आलोक धनवा में, या पाश की कविताओं में। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि वो बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ लेके चलते हैं और एक संवेदना के स्तर पे एक बहुत बड़ा मंच जैसे वो बनाना चाहते हैं दुनिया में। एक एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जैसे जोड़ना चाहते हैं। और उनकी कविताओं में मुझे लगता है कि फिल्मों का भी प्रभाव है, विभिन्न संगीत का प्रभाव तो है ही है, फिल्मों का भी प्रभाव है। और वो उनके जो दृश्य हैं, वो कविता को जब हम पढ़ते हैं तो वो फिल्म की तरह हमारे दिमाग में चलती हैं, जैसे शायद तारकोवस्की या फेलिनी की फिल्मों को देख के हम देखते हैं कि दृश्यों से भी कविता पैदा होती है। मैं उनकी जो बहुत प्रचलित कविता नहीं है, ये हम जो देखते हैं संग्रह में, वो है आंसुओं की कविता। मैंने एक कविता उदाहरण के लिए ली है। इसकी मैं पहली पंक्ति से शुरुआत करता हूँ। उसका नाम है आंसुओं की कविता। पुराने ज़माने में आंसुओं की बहुत कीमत थी। ये पहली पंक्ति है कविता की। पुराने ज़माने में आंसुओं की बहुत कीमत थी, वे मोतियों के बराबर थे और उन्हें बहता देखकर सबके दिल कांप उठते थे। वे हरेक की आत्मा के मुताबिक कम या ज़्यादा पारदर्शी होते थे और रोशनी को 7 से ज़्यादा रंगों में बांट सकते थे। अब इसकी पहली पंक्ति को अगर मैं लूँ, पुराने ज़माने में आंसुओं की बहुत कीमत थी। देखिए, पहली पंक्ति से जो है कविता का असर शुरू हो जाता है। ये साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दमन समाज में जो आंसू पैदा करता है, जो तकलीफ पैदा करता है, अब वो आंसू की भी गुंजाइश नहीं है हमारे समाज में। पहली पंक्ति से ये इशारा मिल जाता है कि पुराने ज़माने में आंसुओं की बहुत कीमत थी। यहाँ पे ये संकेत है कि अब जो है आंसू बहाना जो है उसका भी कोई मूल्य नहीं बचा हुआ है। ये हमारे समाज की गिरावट की ओर वो इशारा करते हैं। और इस तरह ये पूरी कविता जो आगे बढ़ती है तो वो हम देखते हैं एक सिनेमैटिक प्रभाव आता है। आंसू भी जो है खाली आंसू नहीं लगते, एक मनुष्य सामने खड़ा हो जाता है जिसके आंसू बह रहे हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है, इस तरह आंसुओं का विभाजन शुरू हुआ, असली आंसू धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए। तो एक कविता ये है। और एक कविता इनकी बड़ी रोचक है, वो टॉर्च नाम से एक कविता है, टॉर्च के नाम से। वो भी एक कहानी की तरह हमारे सामने आती है कि जैसे कोई कथा सुना रहे हो टॉर्च के बारे में। उसकी पंक्ति यह है कि उसका विषय यह है कि दादी जो है वो टॉर्च देखती है और वो सोचती है कि इससे आग जलाई जा सकती है। तो जब उसे पता चलता है कि टॉर्च से आग नहीं जलती, उससे सिर्फ देखा जा सकता है, तो उसमें एक दादी की पंक्ति है, दादी ने कहा उजाले में थोड़ा भी आग होती तो कितना अच्छा था।
ये कविता एकदम आपको नई जगहों को ले जाती है। जैसे कि मैंने अपने शुरुआती में कहा था कि डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण, कि जब टेक्नोलॉजी बदलती है हमारे समाज में, जीवन बहुत बदलता है, चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, लेकिन जो टॉर्च जो है वो रोशनी तो देता है लेकिन वो आग नहीं जलाता। मेरा तो ऐसा मानना है कि टॉर्च जो है वो टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो खाली हमें एक सहूलियत की बात तो करती है, लेकिन उससे जो है वो आग पैदा नहीं होती। तो इस तरह से जो मंगलेश की कविताएं हैं वो बड़े सिनेमेटिक प्रभाव पैदा करती हैं। उसमें एक संगीत भी होता है और उसमें एक कला भी होती है। अब उनकी कविताओं को जब हम बात करते हैं तो इसका, चूंकि हमारे बातचीत का विषय है कि भाई मंगलेश एक बड़े बड़े कवि हैं, तो मैं सोचता हूँ वो ये बड़े कवि हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, ऐसी भाषा गढ़ी उन्होंने कि जो आम आदमी को भी समझ आती थी। जब उनकी मृत्यु के बाद हमारे शहर देहरादून में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो जब मैं उन कार्यक्रमों में मैंने हिस्सेदारी की तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग उनकी कविताओं को लिख के लाए हुए थे और अपने अपने पसंद की कविताएं जो है वो उसको उद्धृत कर रहे थे। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ज़्यादातर लोग कविताएं आम आदमी पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो उन्हें इतनी याद नहीं रहती, इतना प्रभाव नहीं रहता और मुश्किल से वो कुछ कवियों के नाम हमारे बीच में जानते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मैं जिस कार्यक्रम में भी गया, मुझे बहुत सारे लोग जिनको मेरी जानकारी में कविता की कोई रुचि नहीं थी, वो मंगलेश जी की कविता को उद्धृत कर रहे थे। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी। तो इसका कारण जो है वो मंगलेश जी की कविताएं ही हैं। उन्होंने कविताओं को आधुनिक भी बनाया, नया दृष्टिकोण भी दिया देखने का, और लोकतंत्र की समझ भी उन्होंने पैदा करी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके कविताएं जो हैं उसका प्रभाव ऐसा है कि वो बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि जो कविता लिखते हैं वही कविता पढ़ते हैं। दूसरी खूबी में मंगलेश जी की ये मुझे लगती है कि वो कविता तो लिखते थे लेकिन वो पूर्णकालिक कवि थे। मुझे लगता नहीं है कि वो किसी भी क्षण ऐसा आता होगा जब वो कविता में न रहते हों, चाहे वो अपने दफ्तर का काम कर रहे हों, चाहे वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हों या घर के सामान्य काम कर रहे हों। तो मैं उनसे, जो मेरी व्यक्तिगत उनसे परिचय है और जो मैं उनके बारे में उनकी रचनाएं पढ़ता रहा, तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये व्यक्ति हमेशा ही कवि रहता है। और कवि रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भावना में और या भावुकता में डूबे रहना, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पर मैं देखता था कि वो जीवन की हर चीज़ों से लगातार डायलॉग करते रहते थे, चाहे वो किसी कार्यक्रम में गए हों, फिल्म में देख रहे हों या किसी भी चीज़ में हो, एक सतत डायलॉग उनका दुनिया के साथ चलता रहता था। और ये बहुत, और यही नहीं, वो मतलब खाली यही नहीं कि अपनी ही कविता लिखते थे, उनकी भारतीय भाषाओं की जितनी कविताएं हैं उनसे उनका लगातार संवाद रहता था। हर नई कविता को पढ़ने में वो उद्यत रहते थे। मुझे लगता है कि जितने भारतीय भाषाओं के जितने महत्वपूर्ण कवि हैं उनको सबकी बहुत अच्छी जानकारी भी थी और वो उनको समझते भी थे, और उनके लिए कला और साहित्य जो थी उसके लिए कोई सीमाएं नहीं थी, और शायद इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए। एक बात मैं अपने अनुभव की भी करना चाहता हूँ कि मैं जब कविताओं पे नज़र डालता हूँ दुनिया के और साहित्य की खबरें पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारा साहित्य है, लेकिन फिर भी वो साहित्य की खबर दुनिया के दूसरे देशों में नहीं है, भारतीय साहित्य की। इसके तो खैर कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो बाजार की जो स्थितियां वो एक कारण होती है, और बाजार के जरिए कविता जानी भी नहीं चाहिए, वो हमारी कविता के लिए कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन भारतीय कविता की पहुंच बाहर नहीं है। इवन जब हम अरब मुल्कों में ही अपने डालते हैं, एशियन मुल्कों में डालते हैं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे कवि हैं कि जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं।
वो चाहे हंगरी के कवि हों, लोग उनको जानते हैं, सीरिया के अदुनिस हो, इराक की दुनिया मिखाइल हो, अरब की निज़ार कब्बानी हो, फिलिस्तीन के महमूद दरवेश तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। ऐसे यूरोपियन छोटे छोटे देशों के कविताओं से दुनिया में को परिचय है, लेकिन भारतीय कविता की कोई खास पहचान नहीं है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हम भारतीय भाषाओं के एक दूसरे की जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। उदाहरण के लिए कि माना जो हिंदी के कवि हैं उनको बहुत ज़्यादा बंगाल की या केरल की या महाराष्ट्र की कविताओं की ज़्यादातर लोगों को जानकारी कम होती है। लेकिन मंगलेश जी इस कमी को पूरा करते थे। वो भारतीय भाषाओं की कविताओं से भी बहुत संवाद करते थे और दुनिया के कवियों से भी बहुत संवाद करते थे। उनकी कविताओं में कोई ना कोई तो ऐसा तत्व जरूर है कि उनकी दुनिया के भिन्न देशों में उनकी कविताओं के अनुवाद हुए और वो एक माना जाए तो काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं भारत के इस समय से। तो ये मेरे लिए एक बहुत अतिरिक्त खुशी की बात है कि मंगलेश जी की कविताएं जो हैं, मंगलेश के रूप में हमारे पास ऐसा कवि है जिसको दुनिया के देशों में पढ़ा जाता है। और ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये भारतीय कवि होना, भारतीय कविता होना, ये हमारी कंटिनेंट की, हमारे उपमहाद्वीप की, हमारे एशिया की कुछ ना कुछ खास बात तो है, कुछ तत्व तो ऐसा है जो दुनिया से फर्क है और उसकी बहुत अपनी विशेषताएं ही हैं। और वो जो है दुनिया को पता लगना चाहिए, तभी हम लोग उससे डायलॉग कर पाएंगे। तो एक तरह से देखें कि जो कविताएं हैं वो एक जरिया बनती हैं कि दुनिया के भिन्न देश जो है वो एक देश से एक दूसरे के करीब आए, मनुष्यता के मूल तक हम लोग पहुँचे और मिल के पहुँचे। हम लोगों में जितना भी साझा हो सके वो होना चाहिए, जो कि इसके उलट ये है कि दुनिया के देशों को जो है हम कमोडिटी से जानते हैं कि किस देश में कितने अच्छे होटल हैं, कितने अच्छे इमारतें हैं, इससे हम जानते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष की जो ताकत है वो तो हमारा आम आदमी है, हमारे मनुष्य है, हमारा समाज है। और इसके बारे में दुनिया को भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत विसंगति है हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज में खूबियाँ भी बहुत हैं। हमारे सोचने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। हमारे बीच में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बहुत अति सहिष्णु लोग हैं। हम कम में गुजारा कर लेते हैं, उसमें भी खुश रहते हैं, और हम बहुल संस्कृतिवादी भी हैं। हमारे देश में बहुत किस्म की संस्कृतियाँ एक साथ फलती फूलती हैं और कभी किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि ये वो तत्व है जो दुनिया को जानना भी चाहिए। और जैसे हम दुनिया के दूसरे देशों से बहुत अच्छे मूल्य लेना चाहेंगे हैं, तो उसी तरह भारत के पास ये मतलब एक बड़ी विशिष्ट चीज़ है। बल्कि भारत ही क्यों, मैं तो सोचता हूँ कि हमारे जो एशियन मुल्क हैं ये दुनिया के शायद यूरोप के मुल्कों से या अमेरिका जैसे देश से हम लोगों के सोचने और समझने का तरीका जो है वो काफ़ी फर्क भी है और उसमें काफ़ी गहराई भी है। हमारी जो सामाजिक गहराई है, मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया को जानने की ज़रूरत है। जैसे हमको ज़रूरत है कि हम भी दुनिया से जो जिन जिन देशों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को माना जाता है वो भी हमें सीखना चाहिए। तो देखा जाए तो दुनिया जो है देशों में बटी हुई है, वो उतनी बड़ी सच्चाई नहीं है, वो खाली एक टेक्निकल मामला है। दुनिया जो विभाजित है वो असल में दो तरह के लोगों में है। एक तरह के तो लोग वो हैं कि जो साधनों के लिए, ताकत के लिए दूसरे लोगों को दबाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं और उनको एक बुरे जीवन की ओर ढकेल देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके लिए जीवन के मूल्य, करुणा और आपस में सहकारिता ये बहुत मूल्यवान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के सम्मान की रक्षा करना ये सबसे बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसा समाज हम लोग चाहते हैं कि जिसमें कोई मनुष्य ऐसा ताकतवर ना हो पाए कि वो दूसरे मनुष्यों को तकलीफ दे, उनकी कीमत पे वो अमीर बने।
ऐसा ऐसा समाज हम लोग नहीं चाहते। तो मैं सोचता हूँ कि कविताओं का ये महत्व तो है, और मंगलेश जी ऐसे ही कविता लिखने वाले थे, और मुझे लगता है कि वो एक्टिविस्ट थे। तो वो इस स्तर पे वो काम कर रहे थे, चाहे उनकी कविता हो, चाहे उनकी पत्रकारिता हो, इस सब लेवल पे वो काम करते थे। उनके उनकी कविताओं को हम जब भी पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि हमेशा हम जो चीज़ बाजार का, समाज का जो दबाव ने जो हमको निष्ठुर बना देता है, मुझे लगता है कि उनकी कविताएं हमें बार बार हमारी संवेदनाओं को जगाएंगी। और मैं सोचता हूं कि मंगलेश जी ने एक एक अच्छा माहौल बनाया हिंदुस्तान में, एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक कवि के रूप में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं से प्रेरणा लेके भविष्य में हमारे भारतवर्ष में जो जितने भी रचनाकर्मी हैं, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे वो साहित्यकार हैं, चाहे वो पेंटिंग बनाने वाले हैं या मूर्ति शिल्प बनाने वाले हैं, वो संगीत बनाने वाले हैं, वो हमेशा एक इस तरह का अमूर्त मोर्चा जरूर बनाएंगे कि जो बार बार याद दिलाए कि किसी भी मनुष्य का शोषण करना बहुत बुरी बात है, और कोई मनुष्य को जो दबाने वाली प्रवृत्तियां हैं, उसका शोषण करने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनकी ताकत भी हमें इन्हीं लोगों से हमेशा मिलती रहेगी। तो मंगलेश जी को हम एक बार फिर याद करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं। और उनके निधन से जो हमें तकलीफ पहुंची है वो तो बहुत गहरी है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कविताओं को, उनकी रचनाओं को पढ़ के हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, और हिंदी कविता जो है उसको और ताकत मिलेगी। इसके साथ अब हम मंगलेश जी पे बातचीत ये संपन्न होती है। हम उनको फिर दिल से याद करते हैं, और जैसा कि तय है आज के कार्यक्रम में, फेसबुक लाइव में जो दूसरा चरण है वो कविताओं के पाठ का है, और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपनी कविताओं का पाठ करूं। तो मैं कुछ अपनी नई कविताएं और कुछ पुरानी कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपको कुछ अच्छी लगेंगी। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है पानी का खेल। एक बहुत छोटी कविता है। पानी का खेल, पानी है तो मचलेगा, पानी है तो मचलेगा, हाथ छुड़ाकर भागेगा, हंसते हंसते थक जाएगा, रो जाएगा, सो जाएगा। पानी है तो मचलेगा, हाथ छुड़ाकर भागेगा, हंसते हंसते थक जाएगा, रो जाएगा, सो जाएगा, जागेगा तो उछलेगा, पानी है तो फूटेगा। एक दूसरी छोटी कविता है, इसका शीर्षक है सारे फूल तुम्हारी कंडी में। अगर मैं पेड़ हूं तो बुरास हूं, अगर मैं पेड़ हूं तो बुरास हूं, लाल लपटें धधकाने वाला। अगर मैं झाड़ी हूं तो फ्यूली हूं, इच्छाओं को दमकाने वाला। चलो हो जाए फूल सारे तुम्हारे कंडी में, मैं हूं बांझ का पेड़, मिट्टी को नम और दृढ़ बनाने वाला। एक और छोटी कविता है, चलो जागें। चलो बांटें अपनी उपज, चलो बांटें अपनी उपज, चलो बांटें अपना काम, चलो बांटें मान सम्मान, चलो बांटें अपनी मुश्किलें। चलो खुले मैदान में खेलें,
चलो आसमान के नीचे सो जाएं, चलो नींदों में मिलें, चलो जागें, चलो एक साथ धावा मारें पौ फटने से पहले। एक कविता है, एक आदमी जा रहा है। शीर्षक है एक आदमी जा रहा है। मेरा ख्याल है वह एक प्यारा इंसान है जिसकी पीठ दिख रही है और जो अपने में मगन चला जा रहा है। कहां कहां से आती हवाएं उसे छू रही हैं, वह लापरवाही से उनसे खेलता जा रहा है। उसकी चाल दिल को छूने वाली है और उसने हमारे रोज की सड़क को अपना बना लिया है। हमने अपनी खिड़कियां उसके लिए खोल दी हैं। वह जहां देखेगा खुशियां आ जाएंगी, ऐसी राहत आएगी जो देर तक काम आएगी। वह चला जाएगा, उसका नाम पता नहीं चलेगा। उसकी गर्म कनपटियों पर बारिश की बूंदें पड़ेंगी, कितनी परेशानियां बहकर मिट्टी में मिल जाएंगी। पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे उसके ऊपर हिलने लगेंगे। एक कविता है, उसका शीर्षक है अपने क्वार्टर्स को लौटते पुलिस जन। ये पुलिस के ऊपर एक कविता है। अपने क्वार्टर्स को लौटते पुलिस जन, तमाम सड़कों की धूप फंसी हुई वर्दी में, जिस्म में चिकोटी काटती चींटियां व्यग्र, दिमागों में बुरी आवाजें, ख्याल थक कर लड़खड़ाते शाम के वक्त। अपने क्वार्टर्स को लौटते पुलिस जन, मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, सारी नफरतों के लिए कोई तुम जिम्मेवार नहीं हो। मन ही मन पत्थर फेंके तुम पर, कुछ खराब शब्दों का इस्तेमाल किया, प्यार की दुनिया में कभी शामिल नहीं किया, अरूप हिज्जों और असंगत बलाघातों के लिए माफ नहीं किया। एक कविता अगली मैं पढ़ रहा हूं, वो रात के बारे में है। उसका शीर्षक है रात यूं ही नहीं जाती। सब एक ही वक्त नहीं सोते, किसी को जागना ही होता है। देर से घर लौटने वालों की तत्परता के बीच जागने वाले खामोशी से निकल पड़ते हैं। रात की नर्सें बैग में अपनी पोशाकें लिए थोड़ा आसमान की तरफ देखती हैं। शुरुआत का यह भी एक तरीका है। गश्ती सिपाही, चौकीदार, नुक्कड़ चाय वाले, स्टेशनों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले रात में दाखिल होने पर निरंतरता का मायना बनाते हैं, जिम्मेदारी और संलग्नता से ही जिसे निभाया जा सकता है। संभव है सोए हुए लोगों के बारे में वे बेहतर ढंग से सोच पाते हों, अंधेरे में गुथे हुए मकानों को स्वाभाविक लगाव से ठीक से जान पाते हों, और लोगों की थकान को याद कर पैदा होती हो सघन करीबी। फिर लगता हो जागना रात भर सुकून भरा। ड्राइवर और जिम्मेदारी से चलाते हों अपने वाहनों को। वे अपने दोस्तों की कहानियों को साफ देख पाते हों। यह भी जरूरी नहीं कि लुटेरों के डर से गड़बड़ा जाता हो उनका काम, जो वैसे भी अब अंधेरे का इंतजार नहीं करते। आधी रात के बाद भी आवारा कुत्ते हमेशा अपनी महफूज जगहों पर नहीं चले जाते। कुछ बेचैनियां उनके टहलने पर नजर आती हैं। ढाबे वालों का काम तो निपटता ही नहीं आसानी से। उनके सोने की तैयारियां जैसे जागने के लिए होती हैं। सुबह के समोसों के लिए भगोनों में आलू धोकर रखने तक बूढ़े सुबह की सैर के लिए उठ चुके होते हैं। रात यूं ही नहीं जाती। अखबार कर्मी साथ चलते हैं बराबर।
दूधियों को भी चैन नहीं, कहां कहां तक पहुंच जाना होता है उन्हें सुबह तक। नींद खुलती है तो लगता है उजाला अपने आप आया है। कोई हमेशा जागता है, तभी मुमकिन होती है नींद। मेरी जो अगली कविता है वो पहाड़ों के बारे में है। उसमें पहला है पहाड़ों का बयान। पहाड़ों का बयान। हम तो देवता हैं आदिकाल से, जरा देखिए हमारा कद। हम तो देवता हैं आदिकाल से, जरा देखिए हमारा कद। जंगल के जंगल हैं हमारी जमींदारी में, पहरेदारी में हैं खूंखार चट्टानें। हमारे जेबों से निकलती हैं चमकीली नदियां, बहा कर ले जा सकती हैं कुछ भी वे अपने आवेग से। अपनी जान की हिफाजत आप चाहें तो कर लें, हमसे किया नहीं जा सकता कोई भी सवाल। हाँ, हमारी प्रशंसा में लिखे जा सकते हैं गीत। दूसरी कविता है, वो भी पहाड़ के बारे में है। उसका शीर्षक है पुश्तों का बयान। हम तो भाई पुश्ते हैं, हम तो भाई पुश्ते हैं, दरकते पहाड़ की मनमानी संभालते हैं हमारे कंधे। हम भी हैं सुंदर, सुगठित और दृढ़। हम ठोस पत्थर हैं खुरदरी तराश में, यही है हमारे जुड़ाव की ताकत। हम विचार और युक्ति से आबद्ध हैं। सुरक्षित रास्ते हैं जिंदगी के लिए, बेहद खराब मौसमों में सबसे बड़ा भरोसा है घरों के लिए। तारीफों की चाशनी में चिपचिपी नहीं हुई है हमारी आत्मा, हमारी खबर से बेखबर बहता चला आता है जीवन। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लाहौर। लाहौर के एक मोहल्ले में एक लड़का होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा। लाहौर के एक मोहल्ले में एक लड़का होगा जो मेरे बारे में सोचता होगा। उसे कहाँ मिलेगा मेरा ठीक पता ठिकाना, कभी नहीं मिलेगा वह, चिट्ठियां तक नहीं होंगी हमारे बीच। किसी दिन उसे जरूर अफसोस होगा मेरे वहां ना हो पाने का। कुछ सड़कें होंगी जिन पर वह अक्सर रुकता चलता होगा, कुछ दृश्यों गतियों को बिना ऊबे वह रोज ही देखता होगा, जिन्हें शायद मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं लाहौर में होता, कितनी ही आपदाएं भी आती, कितनी ही बार आती चैन की सांस। यह तो जरूर कहता यह शहर है गरम और ठोस धड़कता हुआ दिल। कभी तो वक्त मिलता दोस्तों के लिए और एक कविता देहरादून के बारे में लिखने को छटपटाता मैं कितने बरस। यही मैं सोच रहा था कि दिखने लगी लाहौर की एक गली, जिसमें मैं बड़ी ममता से तब तक रहा जब तक भीड़ की तपिश ने मुझे परेशान नहीं कर दिया। उधर एक आदमी तेज सांसें लेता, बोझा उठाए पसीने से लथपथ गुजरा। बाज नहीं आया मैं अपनी अर्थहीन करुणा से, क्षण भर में अपने को फिर ठीक ठाक किया। जेठ के महीने में बुरा हाल है गर्मी से, आखिर जाएं भी तो कहाँ, तभी सुना किसी को कहते। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सर्कस। वह सर्कस में कई करतबों में आती, सवार रिंग में चक्कर लगाती, हाथ हिलाती, मुस्कुराती। उसका निरवरोध उन्मुक्त व ठोस बदन फिक्रमंद लोगों को संबोधित करता। फूल की तरह खिले चेहरे से वो हमारे शहर को देखती। घोड़े की टापों की आवाज हमें उछालती हवा में।
नमस्कार सिद्धेश्वर सिंह जी। नमस्कार आपको। वह खुश मिजाज है, उसने आजीविका को कला में बदल। जी हाँ, मैं बीच में व्यवधान आया था। मैं अपनी अगली कविता पढ़ रहा हूँ। वह छोटी सी कविता, उसका शीर्षक है एसिड अटैक। तेजाब से जलाई लड़की को हमेशा उत्पीड़क के साथ तेजाब से जलाई लड़की को हमेशा उत्पीड़क के साथ देखा जाए। उसका चेहरा दिखाना समाज को लाचार करना है, और हर बार उसके साथ क्रूरता भी। उसका शीर्षक है जब हम पत्थर हुए। जब हम पत्थर हुए, अपने आकार और रूप लिए इकट्ठा होकर खुश हुए, इतने करीब हुए कि जुड़कर प्रदेश हुए। हजार साल का स्वप्न हुए जब हम पहाड़ हुए। आसमान की सारी हवाओं ने अपना लिया, बादलों ने गले से लगा लिया। इतने किस्म के बीज चिड़ियां लेकर आईं, सस्ते धसते हरे हो गए। जब हम संविधान हुए, न्याय की पंचायत ने फूल बरसाए। जगे गीत भीतर इतने सारे, नदियां फूट कर निकली और हमारे जब हम मनुष्य हुए, फिर किन्हीं समयों में भटके हुए कठिनाइयों से, तब हम मनुष्य हुए। जितने व्यवधान इस पाठ के दौरान टेक्नोलॉजी, उस समय मैं छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। एक कविता का शीर्षक है हम पहाड़ी गांव जाने को घर जाना कहते हैं। पहाड़ों को जाओ तो कुछ ढूंढो मत। सारी चीजें आसमान से बंधी हैं, उन्हें थोड़ा दूर से ही देखा जा सकता है। सैलानियों की तरह चीजों का बयान करोगे तो थक जाओगे। तुम जहां हो वहीं पर सब कुछ है। तुम जहां हो वहीं पर सब कुछ है। वे वैसी हैं जैसी दिखती हैं। ज्यादातर सैलानी पहाड़ों से उतावले होकर लौटते हैं। मैदानों से लौटते पहाड़ी जन शांत होकर टक लगाकर देखते हैं। एक और छोटी सी कविता है, उसका शीर्षक है पहाड़ों पर देवता। देवता में किसी एक को चुनना हो तो देवता को चुना जाए। सीमित होता है देवता का क्षेत्र और उसकी अपेक्षाएं। वह अपने नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है। वह हमेशा उपलब्ध रहता है और हमारे हालतों के नजदीक। वह मेहमान और बोलचाल में हमारे बयान सुन लेता है। लेकिन एक मुश्किल है, उसकी बातें तो उसे बेहद गुस्सा आता है। यह बात तो दरोगा की तरह है। एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं मैं। जंगली फूल हटाए गए। जंगली फूल हटाए गए, गए हटाए सुंदर बागीचों से। राहों की ओर चले, फिर खिले अपनी शाश्वत आभा में। दीर्घ कई कालों की समग्र अग्नि से दहके, चमके जहां विजय से। संगी साथी सब निकल पड़े, एक मेक होते बिखराते प्राणों की विविध छटाएं। जहां गए छितराएं वहीं उगे दमखम से। खंडित मीनारें बुर्ज राज को काल पाने वाले किए नष्ट। हम आए तेज धूप में आंख उठाए अविचल, बेनाम फूल अज्ञात सुमन पुष्प। कुछ व्यवधान हमारे बीच में हुआ, इसके लिए मुझे खेद है। और आज का जो महादेवी सृजन पीठ का
जो लोग इसमें शामिल हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।